हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और काउंटिंग तो मैं भूल गया, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर भाई 700-800 एपिसोड तो हो गए होंगे आराम से। नहीं, लाइक आई थिंक 1400 एपिसोड में से भाई आई थिंक 80-70% यहाँ पर हमारे फुटबॉल डेली हैं, तो 1000 पार भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आज के हम एपिसोड की बात करें तो भैया यहाँ पर मिनी बार्सिलोना का जो सपना है इंटर मियामी के ओनर्स का, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हाल ही में जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई है, जो मैमथ यहाँ पर वेलकम मिला है लियोनेल मेसी और सर्जियो बुस्केट्स को, अब इसी एडिशन में यहाँ पर इसी राह पे चलते हुए जो लेटेस्ट एडिशन है वो है यहाँ पर जॉर्डी अल्बा की। और ये पता था हमको हमेशा से पता था कि तीनों एक साथ ही आने वाले हैं। बल्कि जब लियोनेल मेसी ने एक्चुअली में इंटर मियामी वाला जो अपना पहला इंटरव्यू दिया था मुंडो डेपोर्टिवो और स्पोर्ट को, उसमें उसने यहाँ पर टीज भी कर दिया था कि कहीं ना कहीं शायद से सर्जियो बुस्केट्स तो जॉर्डी अल्बा यहाँ पर एमएलएस में ज्वाइन कर सकते हैं। और एमएलएस में सिर्फ एक ही क्लब है, वो है इंटर मियामी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जिसको हमने पहले भी अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में डिस्कस किया है, लेकिन अगर ये सच होता है तो ये बहुत बड़ी खबर है कि लुइस सुआरेज यहाँ पर लियोनेल मेसी के साथ आने वाले हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर लियोनेल मेसी लुइस सुआरेज हमेशा से बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लुइस सुआरेज को जिस तरीके से बार्सिलोना से निकाला गया था, उसके ऊपर भी लियोनेल मेसी बहुत ज़्यादा नाराज थे। एंड अल्टीमेटली ये दोनों से वही मेसी नेमार वाली सिचुएशन है, जैसी मेसी नेमार इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कहाँ खेलते हैं, लेकिन दोस्ती हमेशा बनी रही है। आप कह सकते हो कि लुइस सुआरेज एक लेवल ऊपर चले जाता है, बिकॉज ज़्यादा टाइम वो यहाँ पर लियोनेल मेसी के साथ रहे बार्सिलोना में, वो यहाँ पर शायद से इंटर मियामी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ये थोड़ी सी टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कोटा है इंटर मियामी का, वो थोड़ा पूरा होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में यहाँ पर इंटर मियामी को थोड़े से रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, जो कि शायद से यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी टीज कर दिए हैं कि आने वाली जो मीटिंग है वहां पर इंटर मियामी इस चीज पे एम्फसाइज करेगी कि भाई उनको थोड़ी सी और रियायत दी जाए। और आपको पता होना चाहिए कि जो ऑलरेडी यहाँ पर एक कोटा होता है कि भाई इतने प्लेयर्स ही आपको चाहिए, तो 3 तो ये हो गए, जॉर्डी अल्बा, सर्जियो बुस्केट्स, लियोनेल मेसी। एक आई थिंक कंपाना नाम का प्लेयर है, वो भी यहाँ पर ऑलरेडी इस स्क्वाड में एडिशन है। ऐसे में लुइस सुआरेज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन जब तुमको पता है कि जब साइनिंग एक सुपरस्टार की हो, तो कहीं ना कहीं रूल्स की तो आंटी की जय हो, तो वो हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी है कि मई से ही लुइस सुआरेज के नी में भी थोड़ी दिक्कत है, और ऐसे में वो जबरदस्ती खेल रहा है बेचारा अपने दर्द में। अब दिक्कत की बात ये है कि सबसे पहले तो ये चीज है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनका जो क्लब है ब्राजीलियन क्लब ग्रेमियो, उसके साथ कैसे नेगोशिएशन में आएगी। क्योंकि जब जॉर्ज मास से पूछा था तो उन्होंने कहा कि देखो यार, अभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन अगर यहाँ पर हमको परमिशन मिल जाती है या फिर हमको ये पता चल जाता है कि लुइस सुआरेज इंटर मियामी आना चाहता है, जो कि बहुत अंडरग्राउंड जर्नलिस्ट के हिसाब से ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर इंटर मियामी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली लुइस सुआरेज को साइन करने में। और आने वाले दिनों में हमको यहाँ पर इस पे अपडेट भी मिल जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, किसी एक क्लोज सोर्स ने लुइस सुआरेज के कहा था कि जो ब्राजीलियन कैलेंडर है वो काफी ज्यादा हेक्टिक है। ऐसे में वो एमएलएस का जो थोड़ा सा यहाँ पर कूल डाउन और थोड़ा सा कम हेक्टिक कैलेंडर है, वो लुइस सुआरेज के करंट कंडीशन को देखते हुए काफी ज्यादा सही है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी सऊदी फुटबॉल की। तो भाई यहाँ पर हमारे पास काफी सारी अपडेट्स है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आरसी लेंस के मिडफील्डर फोफाना है, उसकी डील यहाँ पर अल नसर ने साइन कर ली। और इस समय कह सकते हैं कि जो डील साइन की है, तो अल नसर को अल सैक्सी नसर तो कहना बनता है। देखो अभी फीफा का बैन लगा हुआ है, तो रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं कि आई थिंक रजिस्टर तो शायद से ब्रोजोविच भी नहीं हुआ है, लेकिन डील यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिख रही है। साथ में यहाँ पर लुइस दियाज को लेके, देखो लास्ट के उसमें इंजर्ड था, लेकिन अब वो लिवरपूल के कैंप में ज्वाइन हो चुके हैं और नए सीजन को स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। लेकिन भैया सऊदी कैसे माने, जब जेब में हो पैसा और खड़ा हो। मेरा मतलब है कि जब सऊदी फुटबॉल के अगर हम यहाँ पर नए रिपोर्ट्स की बात करें, तो अल हिलाल, एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये अल हिलाल कितने प्लेयर साइन करेगा। हिला हिला के दिमाग खराब हो गया भाई। अल हिलाल यहाँ पर 50 मिलियन चूतिया समझाएगा यंग क्लॉप को। मतलब लुइस दियाज को 50 मिलियन में लिवरपूल कैसे सेल कर सकती है? तभी सेल कर सकती है जब एमसी सेन के साथ 2 घंटे की मीटिंग हो जाए और उसमें यहाँ पर लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो लिवरपूल बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो लुइस दियाज को साइन करने देगी। अल हिलाल को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता इस डील का। साथ ही अगर यहां पर बात करें मूसा डियाबी की, तो मैंने कल के एपिसोड में तुमको बताया था कि कैसे मूसा डियाबी के लिए एस्टन विला अल सैक्सी नसर यहां पर एक के आमने सामने है। एस्टन विला का लगभग 50 मिलियन का आसपास का जो ऑफर है वो पहुंच चुका है। अल नसर का भी लगभग इसी के हिसाब का। और काफी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर मूसा डियाबी ने एक्चुअली में अल सैक्सी नसर को यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो वहां पर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये क्लब थोड़ा सा सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है
वो है यहाँ पर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फॉर्मर टीममेट मैनचेस्टर यूनाइटेड का लेफ्ट बैक एलेक्स टेज अल नसर को ज्वाइन कर रहा है। और यहाँ पर काफी लोगों ने बताया कि एक फ्री डील है। नहीं भाई, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था उसका, पिछला सीजन उसने सविया के साथ निकाला था, फिर यूरोपा जीत गया। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक अनडिस्क्लोज फी अल नसर ने पे करी है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो वहां पर लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, डील यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीटेड है एंड एलेक्स टेज यहां पर अल सैक्सी नसर में ही खेलने वाले हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रोमांचक खबर की। देखो, पहले तो बार्सिलोना कल थोड़ी सी सुर्खियों में आई, वैसे तो हमेशा से सुर्खियों में रहती है, क्लब इतना बेहतरीन है, लेकिन यहां पर वो कल थोड़ा ट्रेंड कर रहा था। एंड मैंने जब देखा कि ट्रेंड क्यों कर रहा था, 2 प्लेयर का नाम था। देखो, पहला तो यहां पर हैरी केन, और वीडियो रिकॉर्ड करने से लगभग 45 मिनट पहले मैंने पढ़ा है जाओ फेलिक्स के बारे में। फेलिक्स बहुत सही है, फेलिक्स राखी सावंत है। देखो, सबसे पहले अगर हम यहां पर हैरी केन की बात करें तो ये एक आप कह सकते हो क्लिक बेट था। मतलब मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता हूं, लेकिन क्लिक बेट के मामले में हमारा कट गया, आज मेरा कट गया पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट बनाते बनाते। क्योंकि जब एथलेटिको रिपोर्ट, जिसको यहां पर ऑफकोर्स टियर 1 सोर्स का ही भूतिया बना रखा है, जब मैंने उसकी यहां पर पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें ये लिखा गया था कि फॉर इंस्टेंस, कहानी बता देता हूं, तो रिपोर्ट कुछ ऐसी थी कि भाई यहां पर वो समझा रहे थे किस तरीके से हैरी केन, बायर्न और टॉटनहम और पीएसजी, इन चारों ही पार्टी में से सबसे ज्यादा पलड़ा किसका बारी है। जब पलड़ा भारी और पलड़ा समझाने की बारी आई हैरी केन की, तो उन्होंने यहां पर यह कहा कि जब 2024 में हैरी केन एज अ फ्री एजेंट होगा तो वो बारसा भी जा सकता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि बार्सिलोना इंटरेस्ट है। अब डेफिनेटली यार हैरी केन एक ऐसा टाइप का प्लेयर है जो कि एज अ फ्री एजेंट अगर अवेलेबल होगा तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा बार्सिलोना के साथ उसको लिंक करने में। एंड टू बी ऑनेस्ट, बार्सिलोना इंटरेस्टेड हो भी सकती है, लेकिन इसमें कुछ ये नहीं है कि ऐसा हुआ है या फिर ऐसा बार्सिलोना कैंप से पता चला है कि वो 2024 में देखना चाहेंगे। ये कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि जो बार्सा के एक्यूमुलेटर्स हैं, जो यहाँ पर ट्रांसफर्स को कवर करते हैं, उन्होंने एक उगा दिया, एक ये बना दिया कि बार्सा इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि कंफर्म करने वाला तो कौन नहीं है, बात तो 2024 की हो रही है ना। खैर, लेकिन जो अगली अपडेट है जाओ फेलिक्स के लेके, तुम सोचो इसको लेके, एक बार सोच के देखो। जाओ फेलिक्स यहां पर 125-30 मिलियन में आता है एथलेटिको मैड्रिड में, एक बहुत ही बड़ी हाइप में। एक तो पोर्चुगल था तो ऑब्वियसली उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेगेसी करते करते उसको दिमाग खराब हो गया था। उसके साथ ही यहां पर अगर हम बात करें एथलेटिको मैड्रिड में, अंडर डिएगो सिमियोनी ही फ्लॉप्ड। अपना करियर रिवाइव करने के चक्कर में वो चेल्सी आता है, 6 महीने में चेल्सी, मतलब खैर आधी तो चेल्सी ने खुद निस्तनाबूद कर दिया, फिर बाकी जो बची कुछ कसर थी वो यहाँ पर जाओ फेलिक्स ने पूरी कर दी। लेकिन अल्टीमेटली जो समराइज था वो ये था कि भैया जाओ फेलिक्स चेल्सी में भी फ्लॉप रहा। होप ये थी कि मैं एथलेटिको ये मान रहा था कि सिमियोनी की तो बनती नहीं थी। देखो, सिमियोनी की ना बनती थी और ना ही उसके पास कोई प्लान था जाओ फेलिक्स को यूज करने के लिए। ऐसे में भाई होप ये था कि वहां जाएगा चेल्सी में, कुछ अच्छा कर सकता है, शायद से 10-12 गोल मार दे। और यहां पर प्रीमियर लीग की हाइप को समझते हुए चेल्सी वैसे ही पैसे लुटाने में तो है ही वो बढ़िया सी, तो यहां पर हमको 100 मिलियन मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ, वापस आ गए बैग उठा के। यहां पर पता चला कि भैया सिमियोनी और जब बनती नहीं तो अब एथलेटिको मैड्रिड और जाओ फेलिक्स में भी बनती है। जाओ फेलिक्स तो पीएसजी को ऑफर किया, लेकिन वहां पर जो ट्रांसफर फी मांग रही है एथलेटिको मैड्रिड, भाई 130 मिलियन है। आप किराया देके कितना लॉस लेना चाहोगे? और एथलेटिको मैड्रिड जैसा क्लब है जो चिंदी चोरी करेगा, उसने यहां पर 80 मिलियन का। सोचो आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है और आप आते हो और आप कहते हो कि बार्सिलोना वाज ऑलवेज माय ड्रीम क्लब। एथलेटिको मैड्रिड का डायरेक्ट राइवल है, बार्सिलोना वाज माय ड्रीम क्लब, मेरी पहली पसंद बार्सिलोना है। वाह, दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे वालों की। देखो बार्सिलोना के, और इसके बाद तुम्हें पता ही है यहां पर खबर आ गई कि भैया बार्सिलोना हर चीज कर सकती है यहां पर जाओ फेलिक्स को साइन करने में, और ये डील हो सकती है गिवन द फैक्ट कि यहां पर एथलेटिको मैड्रिड को ये मानना पड़ेगा कि वो ये डील हार चुकी है और उसको यहां पर बहुत घाटा लेके बार्सिलोना को सेल करना पड़ेगा। बारसा वाले कहीं ना कहीं, देखो सबसे पहले तो मैंने जितना ही पढ़ा है 70% लोग ये मानने की जरूरत ही नहीं है। काफी सारे ये मान रहे कि जाओ फेलिक्स का जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़कर है, उसके यहाँ पर स्पोर्टिंग और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम से। काफी लोग ये मान रहे हैं कि सबसे पहली बात तो चलो प्रॉब्लम को हटा दो, बारसा पे पैसे कहाँ है? भाई बारसा पे पैसे ही नहीं है। अभी तो आपको पहले प्लेयर भी सेल करने पड़ेंगे, फिर आपको यहाँ पर अगर बर्नार्डो सिल्वा की बात करें तो उसका भी देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर से आप यहाँ पर जाओ फेलिक्स जो कि डेफिनेटली सरप्लस है, भाई कोई जरूरत है नहीं। आपने यहाँ पर विटरो की यहाँ पर साइनिंग कर ली, उसके बाद आपने गुंडोगन की साइनिंग कर ली, आप जाओ फेलिक्स का क्या करोगे? प्लेयर स्वैप की यहाँ पर खबर आई है कि भाई आप प्लेयर स्वैप भी कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा ली जा रही है इस समय जाओ फेलिक्स की, और लेनी भी बनती है। पर्टिकुलरली मेरे को लगता है कि एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है यहां पर एथलेटिको मैड्रिड को यह बताने का कि भाई तुमको सेल तो करना पड़ेगा, सेल तो करना ही है, और लेकिन बहुत घाटा उठा के, बहुत ही ज्यादा घाटा उठा। मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता कि यहां पर 50 मिलियन से ज्यादा का चले, और जिसने 50 से ज्यादा खरीद लिया फिर उसका मतलब नहीं बनता कि वो आगे कोई ट्रांसफर मार्केट में कभी जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। इसी के साथ यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी सास बहू के ड्रामे की।
तो भैया हाल ही में एम्बापे आ गए अपना कैमरून से छुट्टी बना के पीएसजी में ट्रेनिंग करने। तब यहाँ पर पहले दिन तो यहाँ पर नसीर अल खिलाफी और एम्बापे के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन भाई दूसरे दिन यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर नसीर अल खिलाफी ने एक 15 मिनट की स्पीच दी, और यहाँ पर अपनी 15 मिनट की स्पीच में सबसे पहले तो उसने काइंड ऑफ आप कह सकते हो इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा। उन्होंने कहा कि भाई सक्सेस का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, आप अगर सक्सेस नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपको ब्लेम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अब यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी में पीएसजी जिसका नाम है, भाई देखो फैसिलिटी तो बढ़िया बनाई है पीएसजी ने 300-400 मिलियन खर्च करके, उसमें आप हो, आपको एक वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर दिया गया है, आपको वन ऑफ द बेस्ट क्लब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है हर एक चीज, तो डेफिनेटली आपको सक्सीड होना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि लुइस एनरिके को पूरी अथॉरिटी दी गई है कौन जाएगा और कौन आएगा, तो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम पे जो पूरा का पूरा हाथ है वो लुइस एनरिके का है। साथ ही यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई है ऐसी कि भाई किलियन एम्बापे पे दबाव बनाया जा रहा है, और दबाव भी कैसा, किलियन एम्बापे को स्टैंड से बिठा देंगे। देखो अल्टीमेटली जब मैंने टियर 1 सोर्सेज से वापस से एक बार रिव्यू करा, वापस से सारी चीजें पढ़ी, तो चीजें टस से मस नहीं है। पीएसजी 31 जुलाई तक का वेट कर रही है कि भैया ये बताएगा, और एम्बापे नहीं बताएगा। वैसे एक मैं अपडेट बताया था जो कि शायद से मैंने नहीं बताई है, 31 जुलाई को उसको यहाँ पर 50% अपनी लॉयल्टी बोनस मिल जाएगा, यानी कि 90 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 45 मिलियन उसको ऑलरेडी मिल जाएगा। उसके बाद आप मान सकते हो कि क्या पता ऐसा हो सकता है। एंड आई थिंक ये खबर सुनने के बाद आप पता चल गया कि क्या सीन होने वाला है। हमको 31 जुलाई के बाद ही चीजें पता चलने वाली हैं। तुम सोचो 11 दिन बचे और 11 दिन के बाद यहाँ पर उसको 45 मिलियन मिल जाएगा, तो क्या पागल है जो वो कुछ करने के चक्कर में। इसमें आने वाले टाइम में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि पीएसजी हड़बड़ाएगी, और हड़बड़ाहट में जो उनके स्टेप्स है उसकी हम यहाँ पर कड़ी निंदा और मजाक उड़ाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भैया रॉसमस हॉलैंड कुछ भी कर लो, पर हालैंड नहीं है वो, तो हालैंड से कंपेयर मत करना। एटलांटा का स्ट्राइकर है भाई, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर लिस्ट में सबसे ऊपर है। सोचो एक ऐसा, मतलब देखो सीरिया क्लब से मेरे को बहुत सिंपैथी है, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आपको कोई प्लेयर खरीदने आता है और आप आंख मूंद के बिल्कुल 50 मिलियन आगे कई बात करते हो। पहले जो डील थी वो 100 मिलियन का प्राइस टैग रखा था, तो यूनाइटेड ने कमला पसंद खा के थूक दिया। उसके बाद यहाँ पर बात कही गई कि भाई 70 मिलियन चाहिए, उसके ऊपर से 10 मिलियन, यानी कि 80 मिलियन का हमको पैकेज चाहिए। लेकिन काफी सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि फाइनेंशियली अगर आप देखो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ये डील लगभग 50 मिलियन के अंदर कर देगी, 50 या 60, मैक्सिमम 60-65 के बाद ये नहीं जाएगी। ऐसे में यहाँ पर बताया गया कि भाई पर्सनल एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्रीड हो चुके हैं, और ये अच्छा तरीका है कि भाई आप जब पर्सनल एग्रीमेंट एग्री कर लो उसके बाद प्लेयर भी अपने तरीके से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएगा। आने वाले टाइम में हमको पहला फॉर्मल ऑफर देखने को मिल सकता है, और जो कि कम ही होगा, मेरे ख्याल से 45-50 के आसपास होगा, जिसको शायद से एटलांटा यहाँ पर पहले उसमें ही रिजेक्ट कर देगी। हाउएवर आई थिंक 60 मिलियन वो जी स्पॉट होगा एटलांटा का, जहां पर भाई हमारा मान जाएगा। इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़े से रूमर की, और रूमर आया भाई यहाँ पर बायर्न को लेके। देखो बायर्न को अभी भी ये पता चल रहा है कि भाई टुकल नंबर 6 को लेके काफी ज्यादा अर्जेंसी में है। ऐसे में भाई नंबर 6 चाहिए उसको। डेक्लन राइस की डील पे हार गए, मॉइस कैसिडो की डील पे हार गए, और बाकी जगह हाथ बन नहीं रहा। ऐसे में वो रियल मैड्रिड की जो ओवर सप्लाई है, जहां पर मिडफील्डर्स की इसमें कतार लगी पड़ी है भाई, वहां पर वो चुआमेनी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, और बायर्न से ज्यादा रूथलेस कोई नहीं है जब बात अपॉर्चुनिटी की आती है। ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर मॉड्रिच का, क्रूज का और सबायोस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बाद चुआमेनी का जो टाइम है वो इतना ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा कि उसकी लिटरली फ्रांस नेशनल टीम में जो जगह है वो खतरे में पड़ सकती है, पर्टिकुलरली तब जब आने वाले टाइम में यूरो 2024 है। काफी ज्यादा सिमिलर एग्जाम्पल है जो कि मैग्वायर की बात करते हैं, लाइक फिर क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर चुआमेनी की बात करें, मेरे को लगता नहीं है कि चुआमेनी को इतनी इजीली यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज जाने देगा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि चुआमेनी के लिए लगभग हमने 80-90 मिलियन दिए। ऐसे में मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बायर्न बिना गोरेट्स्का को सेल करे या फिर बिना किमिच को सेल करे। किमिच को सेल करेगा तुमको पता है वो कहाँ जाएगा, इन दोनों प्लेयर को सेल करे, चुआमेनी यहाँ पर कैसे लाया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर अभी तक मेरे को समझ में नहीं, देखो गोरेट्स्का को वो सेल कर सकते हैं, लेकिन किमिच का मेरे को बहुत कम चांसेस लगते हैं। फिर किमिच को रिप्लेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये रूमर बन के रहेगा। हाउएवर वो एक काम कर सकते हैं कि वो एक्चुअली में एक चीपर ऑप्शन को खरीद लें। अल्टीमेटली यहाँ पर रियल मैड्रिड में से किसी प्लेयर को निकालना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह मैं यहाँ पर इसी वीडियो में बोर करता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।